हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि मॉर्निंग को डेली हम लोग मिलते हैं, जहां हम लोग पीआईबी के आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और सांसद टीवी के जो भी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होते हैं, इसको भी हम लेके आते हैं आपके एक पीडीएफ के फॉर्म में। और उसको कोशिश करते हैं उसको जितना आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, ताकि आपके प्री और मेंस दोनों की जो कवरेज है ये यहाँ से हो सके। बहुत सारी क्वेरीज भी आते हैं कि क्लास से बहुत फायदा हुआ है, नोट्स बना रहे हैं आप लोग, ठीक है। और कहीं न कहीं जो आपके नोट्स हैं, इसके जो पीडीएफ है अपलोड हो चुके हैं। आई होप कि आपको मिल चुके होंगे टेलीग्राम चैनल में, आईएएस पीसीबी एग्जामपुर। इसमें इसका पीडीएफ कंप्लीटली अपलोड हो चुका है कल की डेट में। आई होप यस, कल ही की डेट में। तो आप एक बार देख लेंगे लास्ट मंथ का जो पीआईबी का था, ये पूरे मंथली मैगज़ीन ही है, ये मान चलिए। क्योंकि उसमें अप्रॉक्स 245 पेजेज़ के हैं, जहाँ तक हमें लग रहा है। या 240 मान चलिए, कुछ 1-2 पेज एक्स्ट्रा, तो 240 पेज के हैं। और 240 पेज में उसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। तो अगर देखा जाए तो आपके हिंदी के नोट्स या इंग्लिश के नोट्स आपके 120 पेजेज़ के होंगे, अगर हाफ करेंगे तो। तो 120 पेज के उसमें भी टू द पॉइंट चलते हैं। आपको मालूम है कि पूरा एक्सप्लेन करते हैं आप बोल के, लेकिन जो आपके नोट्स होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्रिस्प होते हैं, सिंपल होते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। जो लोग जॉइन कर रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सेशन को शेयर करेंगे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। लोग पीआईबी की तलाश में यहाँ वहाँ ना भटके, इसके लिए एक सही डेस्टिनेशन मिलना चाहिए। और एक राइट डेस्टिनेशन आपका एग्जामपुर, आईएएस स्पेसिफिक एग्जामपुर है। तो सभी को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज मेरे पास में 4 आर्टिकल है, तो कोशिश करेंगे चारों आर्टिकल को डिस्कस करने का। और एक बात, जिनको एथिक्स पढ़नी है, एथिक्स के लिए यूपी पीसीएस बाय एग्जामपुर, जो लोग वहाँ सब्सक्राइब कर चुके हैं, वहाँ पर सुबह कल मॉर्निंग को 9 बजे, कल सुबह 9 बजे यूपी पीसीएस में, याद रखें, यूपी पीसीएस में एथिक्स के केस स्टडीज जो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग जो करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस दोनों के एक ही है ना? तो वहाँ पर कुछ केस स्टडी समझेंगे। और केस स्टडीज क्या होते हैं, उसका बेसिक एक क्वेश्चन लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको लिखेंगे हम लोग एक प्रॉपर तरीके, जिस तरह से आप एग्जाम में लिखते हैं ना, वैसे हम वहाँ पर कल लिखेंगे। तो अच्छा, ये तो आपका, ये जो आपका लेक्चर है ना, ये तो लेक्चर आपका मतलब बाद में अपलोड होगा ना, कोई बात नहीं। वैसे ये सेशन हो गया होगा, कोई बात नहीं, शाम के टाइम में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर क्लास को के रिगार्डिंग जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि कल क्लास है और ये चीज़ अपलोड होगी आज, आज लाइव चल रहा है, कोई बात नहीं। तो आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है, जो कि कल भी हमने कहा था कि हमने ये आर्टिकल बीच में छोड़ते हैं क्योंकि टाइम की कमी थी कल, तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि आज का आर्टिकल क्या है। तो आज का आर्टिकल बेसिकली सी से यूएस के बारे में। क्या है सी से यूएस? सी से यूएस का मतलब हो गया आपका, सी से यूएस का मतलब हो गया आपका कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। इसका इंग्लिश से फुल फॉर्म देखें तो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये आपका हो गया सी सी यूएस, यानी कि कार्बन कैप्चर, सी सी यू आपका हो गया यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म ये हुआ, लेकिन ये है क्या? ये बेसिकली एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो कि हाल ही में नीति आयोग ने इसको अभी रिलीज किया है। और नीति आयोग जो भी पॉलिसी हो, चाहे आपका कुछ गाइडलाइंस हो या कुछ इंडेक्स हो, कुछ भी इशू रिलीज करती है, कुछ भी चीजें, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो सिंपल क्वेश्चन बन जाता है ये चीजें रिलीज किसने की। एक टफ क्वेश्चन ये बने कि यहाँ से आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। अभी टॉपिक किसके बारे में, ये टॉपिक आपका पेपर 3, आप कह सकते हैं जीएस पेपर 3। और वहां से भी कहाँ कहाँ के लिए होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका इन्वायरमेंट का पार्ट है, या बोलिए पर्यावरण का पार्ट है। तो आप इन्वायरमेंट या पर्यावरण बोल सकते हैं, इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, और क्या टॉपिक, क्या मुद्दा है, क्या कॉन्टेक्स्ट, इसको समझते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड फंड एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क और भारत में इसकी तैनाती तंत्र पर एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। और अभी ये भी समझेंगे इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा है, और क्या होता है सीसीयूएस में, क्या बेसिकली ये लोग काम करना चाह रहे हैं, है ना? पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी ना कि ये सीसीयूएस है क्या। तो इसको समझने के लिए ना एक हम इमेज आपके सामने लाए, उस इमेज के जरिए हम इसको समझेंगे, ठीक है। फिर आगे हम चलेंगे इसकी क्या, इसका महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसमें समस्या आ सकती है, ये भी हम देखेंगे, है ना। ताकि पहले ये समझिए है क्या, उसके बाद जब समझ जाएंगे तो आप सोचेंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ सकती है,
क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से हम हर एक चीज़ को हम बात करें तो यहाँ पर हमें ये 2-3 डायमेंशन ऐड करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम मेंस के कभी आंसर क्वेश्चन देखे होंगे, आंसर राइटिंग कभी न कभी किए होंगे और कहीं कुछ आइडिया होगा तो क आपको मालूम चलेगा कि यस, ये जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं बिल्कुल आपके यूपीएससी के मेंस के हैं। आप सोचिए यहाँ पर आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, यही सोचिए आप। क्योंकि यहाँ पर एक एक टॉपिक के कंटेंट जो डायमेंशन होते हैं उसको हम यहाँ कवर करते हैं बिल्कुल एक बेस्ट तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या एक इमेज है। मेरे पास एक इमेज ये है। इसमें सी से यूएस में बेसिकली ये 3 स्टेज में काम करेगा या 3 लेवल में काम करेगा या 3 सीरीज बोल सकते हैं। तो 3 स्टेप कौन से होंगे इसको समझते हैं। पहला जो स्टेप होगा ये आपका कैप्चर, दूसरा आपका होगा स्टोरेज और तीसरा आपका होगा यूटिलाइजेशन। क्या होता है ये तीनों को समझेंगे। यहाँ पर कैप्चर, स्टोरेज और यूटिलाइजेशन ये तीनों के बारे में बात की जा रही है। लेकिन किसकी कैप्चर, किसका स्टोरेज और किसकी यूटिलाइजेशन? तो यहाँ पर बात की जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। CO2 की यहाँ बात कर रहे हैं, जहां बोलते हैं इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी कैप्चर की बात की जा रही है। आप पूछ सकते हैं सर ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली करते भी हम लोग। इसकी कहाँ यूटिलिटी है, कहाँ इसकी उपयोगिता है, ये भी समझेंगे। आप सुन के आप थोड़ा शॉक्ड होंगे कि CO2 जो हम लोग खासकर रिलीज करते हैं, है ना? जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ये तो बेसिक चीजें मालूम है। लेकिन CO2 का काम कहाँ और हो सकता है, हम इसको हम लोग किस तरीके से तकनीकी का यूज करके इसका हम लोग उपयोग और भी फील्ड में कर सकते हैं, ये भी आपको समझने में जानने को मिलेगा। तो पहले ये समझते हैं कैप्चर क्या होगा। कैप्चर में क्या होगा? कैप्चर में सबसे पहले जो CO2 जो पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो CO2 अवेलेबल है ग्रीन हाउस गैस के फॉर्म में, या फिर जो भी फैक्ट्री से या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट जो इंडस्ट्री से जो भी CO2 का इमर्जन हो रहा है या बोल सकते हो उत्सर्जन हो रहा है, इसको कैप्चर करने की बात की जा रही है। पहले तो उसका कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल गैस, फ्यूल्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, यहाँ से इसको हम लोग कैप्चर करेंगे। कैप्चर करके इसके बाद बोला गया कि हम लोग स्टोर भी करेंगे। ये स्टोर नीचे क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड के नीचे में बोला जा रहा है। कैप्चर किस तरीके से करेंगे? तो इसको या तो हम लोग ट्रांसपोर्ट करके शिप के जरिए इसको हम लोग ऐसा जगह स्टोर करेंगे जहां पर ये सेफ हो, जहां पर ये सेफ हो। तो यहाँ बोला गया कि CO2 पम्प्ड इनटू अंडरग्राउंड, इसको अंडरग्राउंड यानी कि धरती के नीचे, जमीन के नीचे इसको अंडरग्राउंड करेंगे। रिजर्वायर्स ऑफ रॉक फॉर्मेशंस, CO2 इज परमानेंटली स्टोर्ड। अगर हम लोग अंडरग्राउंड में इसको स्टोर करेंगे तो ये परमानेंटली स्टोर होता है। यानी कि इसमें एक पॉइंट बोला गया कि रॉक फॉर्मेशन में, रिजर्वायर रॉक फॉर्मेशन, देखिए एक लेबर होता है ना? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो एक लेबल के बाद में, एक लेयर के बाद के नीचे CO2 का एक स्टोरेज ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। और ये मुमकिन इसलिए भी है क्योंकि CO2 एक गैस है और अगर इसको हम लोग एक सॉलिड चीज से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं तो ये कवर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि चीजें आसपास में लीकेज हो, एरर हो कहीं पर, है ना? तो इसको स्टोर नीचे हम लोग कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जो दिखाया गया नीचे स्टोर करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका स्टोन है ना, इस स्टोन के नीचे इसको ड्रिल करते हुए इसको नीचे लाया गया और इसको यहाँ पे स्टोर किया गया। ये आपका येलो जो आपके ड्रॉप्स है ना, ये आपके CO2 है। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रहा है बस। इसके बाद एक तरीका ये भी है कि अगर हम लोग बोलते हैं ना कि ऑयल रिजर्वॉयर में जब हम लोग तेल को हम लोग इसका एक्सप्लोर करते हैं, ऑयल को जमीन के नीचे से एक्सप्लोर करते हैं या फिर जो समुद्र से एक्सप्लोर करते हैं, तो वहां भी CO2 की बोल सकते हैं कि यूज होती है बहुत ज्यादा। इसका भी इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि CO2 कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करता है नीचे से और वो प्रेशर कारण जो ऑयल है वो हमें बाहर मिलता है। तो इसका यूटिलिटी हम लोग बोल सकते हैं कि है। कहाँ पर है? ऑयल रिकवरी में, इनहेंस्ड ऑयल रिकवरी। ठीक है, यानी कि जहां पर अंडरग्राउंड जो रिजर्वायर है, जहां पर ऑयल अवेलेबल है, पेट्रोलियम अवेलेबल है, उसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये जो येलो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये हम लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हुए, ट्रांसपोर्टेड टू स्टोरेज साइट्स वाया पाइपलाइंस, ट्रक्स एंड शिप्स। पाइपलाइंस के जरिए भी, ट्रक्स के जरिए भी। आप लोग ट्रक्स के जरिए कैसे होगा? ट्रक से यहाँ नहीं होगा, ये तो आपको पाइपलाइंस के जरिए हो रहा है। ट्रक्स के जरिए हम लोग इसको पैक कर, जैसे आप देखते हो कि पेट्रोलियम को पूरा एक ट्रक में पैक किया होता है कि ड्रम की तरह होता है, उसको पैक करके ले जाते हैं, है ना? तो उस तरीके से ये भी होता है। तो उसको यहाँ करके यहाँ पर लाते हैं, फिर यहाँ चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग जो पेट्रोल से फिर निकालवाते हैं, ये पॉसिबल होता है। तो CO2 का यूटिलिटी तो है।
लास्ट में ये लिखा हुआ लेवरेज द रिमेनिंग CO2 टू कन्वर्ट इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स। इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, तो यूजेबल प्रोडक्ट्स में इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया केमिकल्स में कुछ, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया फ्यूल्स में, ईंधन के फॉर्म में या केमिकल्स के फॉर्म में इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो तीन तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका कैप्चर, आपका स्टोरेज और यूटिलाइजेशन, ये तीन फॉर्म में इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम देखते हैं क्या पॉइंट है। आगे ये है कि ठीक है, हम लोग सब कुछ इतना कर रहे हैं, है ना, लेकिन क्या ये बहुत आसान है, क्या ये बहुत सिंपल है, क्या ये करना मतलब कोई इजी टास्क है? नहीं, ये एक इजी टास्क नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस है इसको देखते हैं और इसके बाद हम देखेंगे क्या महत्व है। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ इसका पहले महत्व देख लेते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके बाद देखेंगे चैलेंजेस क्या है ना। तो महत्व के बारे में बात करते हैं, यानी क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम लोग CO2 को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, इसको कैप्चर करते हैं, तो हम लोग कहीं कहीं एक स्वच्छ, एक कह सकते हैं कि क्लीन प्रोडक्ट्स, जो भी इससे हमें चीजें मिलेगी, जो हमें इसके कम बैक में जो मिलेगा इस बोल सकते हैं, तो हमें एक साफ, एक सेफ, एक क्लीन प्रोडक्ट्स इसमें मिलेंगे। सबसे पहली बात, डीकार्बोनाइजिंग सेक्टर, इसके लिए यानी कि डीकार्बोनाइज क्या होता है, देखिए कार्बोनाइजिंग यानी कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, और डीकार्बोनाइजिंग मतलब कि CO2 को हटाने की हम यहाँ बात कर रहे हैं, या उसको ठिकाना लगाने की हम बात कर रहे हैं। ठिकाना लगाना, इसको यूटिलाइज करना, या इसको स्टोर करना, या इसका कहीं पर इसको यूज कर लेना, तो डीकार्बोनाइजिंग सेक्टर के लिए इसका यूज होगा। दूसरी बात यहाँ पर है कि रोजगार सृजन में, अब आप खुद सोचिए CO2 को हम लोग ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, पाइपलाइन के जरिए इसको हम लोग नीचे से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हुए किसी और प्लेस में रख रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोग ऑयल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, या नेचुरल गैस हो गया, तो यहाँ पर इनका काम तो आ रहा है। लेकिन आप ट्रक से ले जाएंगे या फिर इसको मूवमेंट करवाएंगे या कहीं इसको स्टोर करेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि मतलब पूरा काम मशीन ही करेगा। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज भी होगी, यहाँ पर जो वर्कर्स है, यहाँ पर जो लेबर्स है, इसकी भी नीड होगी। तो इससे कहीं ना कहीं रोजगार सृजन की भी एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर सामाजिक लागत को कम करना। देखिए एक जो पॉइंट है ना कि यहाँ पर रिड्यूस द सोशल कॉस्ट, एक टर्म पर ये समझिए सोशल कॉस्ट होता क्या है, सामाजिक ये क्या लिखा हुआ है? लागत होती क्या, सामाजिक जो लागत है ना, सोशल कॉस्ट, सामाजिक लागत या सोशल कॉस्ट, ये क्या होता है? देखिए CO2 अगर जितना इन्वायरमेंट, जितना हमारे एटमॉस्फेयर में होगा, जितना हमारे पर्यावरण में होगा, तो उतने ही चांसेस है कि लोग उतने बीमार पड़ेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस, एक CO2 ग्रीन हाउस गैस भी है। तो हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरीके से ये जितना अवेलेबल होगा, उतना ही हमारे हेल्थ के लिए, उतना ही हमारे जो बोल सकते हैं कि डेली लाइफ के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए उतना ही हार्मफुल होगा। तो अगर हमारे डेली लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए ये इम्पैक्टफुल है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ क्या इशू है, सामाजिक इशू है, सोसाइटी सोशल इशू है, तो इसमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। तो सोशल, और अगर सोशल इशूज में इम्पैक्ट पड़ रहा है, हेल्थ में पड़ रहा है, तो एजुकेशन में पड़ेगा, सैनिटेशन, हाइजीन, यहाँ सब में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये चीजें यहाँ बोली जाए, सामाजिक लागत कम करना। अगर हम लोग CO2 का ठिकाना लगा देंगे, कैप्चर कर लेंगे, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे कैप्चर करना, जो फैक्ट्री से, जो भी इंडस्ट्री से जो भी CO2 इमर्ज हो रहा है, जो भी निकल के आ रहा है, तो उसे कैप्चर करना ये बहुत टफ टास्क है। इससे थोड़ा सा आसान है, आसान नहीं बोलेंगे, लेकिन उसकी कंपनी में थोड़ा आसान है स्टोर करना, स्टोर जल्दी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, या तो ट्रक के जरिए, किसी भी शिप के जरिए, जहाज के जरिए, तो इसमें एक समस्या ये होती है कि इसमें लीकेज की, इसमें रिसाव की एक समस्या होती है। तो ये भी समस्या है। बाकी इसको यूटिलाइज करने की कोई दिक्कत नहीं है, आसानी ही है। यानी कि पहला स्टेप जो है ना, कोई भी पहला स्टेप हो, आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो पहला स्टेप ही मुश्किल होता है। पहले स्टेप में लगता है कि अगर कुछ चीजें मेंस की दिखाई देती कि ये मेंस कैसे है, छोड़ देंगे, प्री पढ़ लेते, प्री से निकल जाएंगे यूपीएससी, ऐसे भी सोच लेते हैं बहुत लोग। और अभी तक भी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि प्री के बारे में पढ़ लेंगे, मेंस तो चलो निकल ही जाएगा, मेंस के बारे में देखें, मेंस जब होगा ना तब प्री तो निकले। ये भी कुछ लोग होते हैं, प्री तो निकले तब तो मेंस निकलना है ना, ऐसे जो सोचते हैं ना, उसका प्री भी नहीं निकलता है। तो जो मेंस के लिए सोचते हैं ना, उसका दोनों निकलता है, प्री भी और लास्ट में इंटरव्यू भी। चलिए एक नेक्स्ट में यहाँ पॉइंट है, कोयला गैसीकरण, ये क्या होता है? देखिए या कोल गैसिफिकेशन इसको बोलते हैं। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, इसको एक इमेज के जरिए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पर क्रस्ट कोल होता है कि जो बोल रहा टुकड़ा हुआ, टुकड़ा कोयला है ना,
यहाँ पर होता है एक प्रेशर क्रिएट की जाती है, गैसिफाइड ये आपका है, ठीक है। यहाँ से जो पर्टिकुलर यानी छोटी-छोटी जो पार्टिकल्स होते हैं उसको यहाँ हटाया जाता है, जो भी मतलब कोयले के से मिक्स होती है। हटाने के बाद में इस पूरे कोल्ड गैसिफिकेशन में CO2 और H2O छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। हमें यूज क्या करना है, CO2 का। तो कोयले से हमें फ्यूल गैस चाहिए। तो सुन लीजिए, कोयला से अगर हमें फ्यूल गैस, ईंधन ये, ठीक है, फ्यूल मतलब ईंधन ही होता है, ठीक है। अगर ये चाहिए तो इसके लिए CO2 का नीड पड़ेगा, क्योंकि CO2 के प्रेशर से, CO2 के प्रेजेंस से और इसके प्रेशर से कहीं न कहीं ये आपका कन्वर्ट होगा किससे, फ्यूल गैस से। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, क्या आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, कोल गैसिफिकेशन मतलब हुआ कि कोयले से जब आप इसको कन्वर्ट करके फ्यूल गैस में जब कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस है, पूरी जो मैकेनिज्म है, तो इसे आप कहते हैं कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। गैस के फॉर्म में मिलता है, कोयला आपका सॉलिड होता है, लेकिन इसको हम लोग प्रोसेसिंग करके CO2 के प्रेजेंस में यानी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको हम लोग बाद में यूज कर लेते हैं। आप बोले सर किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है? क्योंकि कोयले से भी हम लोग ईंधन बनाते हैं और फ्यूल गैस भी है। तो गैस की जो एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा होती है खासकर कोल से, ठीक है। और ये पूरा एक छोटा-सा एक चार्ट ही है, जो बोल सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है, ठीक है। ये जो लोग खासकर बीटेक-वीटेक करते हैं ना, उसके लिए है। लेकिन आपके लिए एक पॉइंट आ गया, तो हम शॉर्ट में इसको समझा दिए। चलिए, तो ये एक पॉइंट हो गया। एक लास्ट में पॉइंट है स्ट्रेंथ कंक्रीट। यहाँ पे एक टर्म है, यानी स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या हुआ, देखिए। अगर CO2 का यूज करके कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये मजबूत होता है, कंक्रीट होता है, और इसकी जो स्थायित्व यानी कि ड्यूरेबिलिटी ये ज्यादा होती है, यानी कि टिकाव, बहुत दिन तक इसको चलने वाला बोल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा होती है। तो CO2 के यूज से हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका महत्व तो है। इसमें ये भी हम देखेंगे एक यहाँ पर कि सर्कुलर इकोनॉमी, ये भी इसका यूज ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, जैसे कि आप सर्कुलर मतलब ये समझिए कि कोई भी प्रोडक्ट है, इसको आप रीयूज कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फिर से इसको यूज कर रहे हैं। ये एग्जांपल लेते हैं कि वाटर हो गया है, वाटर का आप कंज्यूम किए, फिर ये साइकिल होता है, फिर इवापोरेट होता है, फिर नीचे आता है बारिश के फॉर्म में, ये रिसाइकिल हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि आप CO2 को छोड़ रहे हैं, है ना, और CO2 को आप कहीं कैप्चर कर रहे हैं और कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद जस्ट सेकंड, यस, CO2 को आप रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फैक्ट्री से आप भी कहीं न कहीं CO2 छोड़ते हैं, है ना? हर एक इंसान। तो इससे कैप्चर करके, स्टोर करके इसको यूटिलाइज़ करना, ये एक प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस को हम बोल सकते हैं एक सर्कुलर इकोनॉमी के फॉर्म में है। और इसकी जो यूज़ है ना, हम लोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? हरित यूरिया, यानी कि ग्रीन यूरिया को बनाने में कर सकते हैं, और कहाँ? पॉलीमर पॉलीमर को बनाने में, ठीक है। और अभी एक जस्ट पीछे एक पॉइंट हम बात किए, कौन सा पॉइंट? ये वाला देखिए। यस, एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, EOR, इसी को यहाँ पर लिखे है, हिंदी में ये है आपका अ, बढ़ी हुई तेल रिकवरी। इसका हिंदी बड़ा अजीब सा आता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए। एनहांस्ड ऑयल रिकवरी यानी कि इसके लिए, यानी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में, इसको एक्सप्लोर करने में हमें CO2 की नीड होगी। तो इसका यूज तो आपको मालूम चला, यूज कहाँ-कहाँ पर है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो 4-5 पॉइंट तो बोल सकते हैं, लेकिन कुछ समस्या भी है। हर अच्छी चीज़ में कुछ समस्या, कुछ समाधान, इसको आपको लेके चलना ही पड़ेगा। तो क्या इसका समस्या है, क्या इसकी चुनौती है? ये देखते हैं कि ये पूरा जो स्टोर करना, कैप्चर करना, यूटिलाइज़ करना, इसमें कॉस्ट लगने वाला, हाई कॉस्ट, तो उच्च लागत यहाँ पर लगने वाली है। फिर एक यहाँ टर्म है CCUS, वही पीछे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन आपका, ये हो गया। में निजी क्षेत्र यहाँ पर। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, इनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कम देखा जा रहा है। जब तक सरकार अकेले कर रही है, तब तक मतलब बहुत बड़ा नहीं कर सकती है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों को साथ में आना पड़ेगा, तभी ये जो पूरा जो मिशन है ना, इसको आगे आगे ले जा सकते हैं। ये हो गया। परिवहन और भंडारण स्थल खतरनाक, एक यहाँ देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज साइट्स, देखिए डेंजरस एंड लीकेजेस। देखिए क्या होता है ना, जब भी आप CO2 को आप इसको पैक करते हैं, ट्रक के जरिए आप पूरा पैक कर दिए,
चांसेस ये भी होता है कि ऐसे बहुत कम चांस हुआ है ऐसा, ठीक है? लेकिन चांस ये भी है कि अब ये C2 है, अब उस बड़े से बॉक्स में है। अगर कहीं लीक होता है, तो उस खासकर रीजन में, उस क्षेत्र में कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ी-सी इम्पैक्ट होगी। प्लस यहाँ पर जो बोला स्टोरेज साइट्स में, अब जहाँ आप इसको स्टोर कर रहे हैं, एक तो आप जो ग्राउंड के नीचे कर रहे हैं, यानी ग्राउंड लेवल के नीचे, यानी पृथ्वी के मतलब अर्थ के नीचे कर रहे हैं, यानी कि लैंड के नीचे, लिथोस्फीयर के नीचे बोल सकते हैं। तो एक तो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ चलिए सही है, लेकिन आप कहीं पर एक ऐसा स्टोर में कर रहे हैं जो बोल सकते हैं कि आपके अर्थ के ऊपर सरफेस में है, तो वहाँ पर लीकेज का खतरा हो सकता है, पहली बात स्टोरेज में। और ये आप कहोगे स्टोरेज में खतरा, लीकेज हो सकते हैं, और लीकेज ये आपका एक खतरनाक चीज़ हो सकता है, क्योंकि CO2 आप इसको रिलीज़ करते हैं। और आपको CO2 के एक रूम में पूरा बंद कर दिया जाए, ज़्यादा नहीं, आपको मुश्किल से 3-4 मिनट तक में, 3 मिनट, क्योंकि इंसान 2-3 मिनट साँस रोक सकता है ना? तो 3-4 मिनट के बाद में इंसान वो मतलब नहीं बच सकता है। तो ये भी कंडीशन है। तो इसलिए इसका एक समस्या ये भी आता है, खासकर कॉस्ट, और एक डेंजरस है स्टोर करने में, इसको ट्रांसपोर्ट करने में, यूटिलाइज़ तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपका दिक्कत होता है। तो ये हो गया आपका इसके रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा आर्टिकल है, क्योंकि आज 4 आर्टिकल हैं, तो टाइम को देखते हुए हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, और क्योंकि आर्टिकल्स बहुत होते हैं, 4 से 5 आर्टिकल अगर हम बात नहीं करेंगे एक 50 मिनट के टाइम इंटरवल में, तो मेरे ख्याल से 50 मिनट का जो टाइम है ना, वो उसका सही प्लान नहीं हो पाएगा। 3 तो कम से कम, है ना? तो क्या टॉपिक, इसको समझते हैं। देखिए, आप बोले सर ठंड का टाइम है, लेकिन यहाँ पे हीट वेव्स की आप बात कर रहे हैं। हीट वेव्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, हीट वेव्स की बात यहाँ पर वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, वो भी इंडिया को लेकर, सिर्फ इंडिया को लेकर सिर्फ की गई है। किस बात पर? सुन लीजिए। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर, ये नाम है, ये पूरा टाइटल है, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस नाम से लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, और इस रिपोर्ट में बोलने के बाद में वर्ल्ड बैंक ने कुछ सजेशन भी दिए हैं, कुछ सुझाव भी दिए, उसको भी देख लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक क्या इस तरह काम करता है, ये तो वर्ल्ड बैंक करता है, बहुत चीजें करती है, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या इन्होंने कहा। पहले ये देखते हैं कि ये किस में आएगा। जीएस पेपर 1 में कैसे, आपने से वही तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक। आप देखिए, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है, लेकिन टॉपिक किसके बारे में? हीट वेव्स। हीट वेव्स किसमें आता है? ज्योग्राफी में आता है ना? तो ज्योग्राफी में आता है, तो आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। अगर आप बोले सर ये तो वर्ल्ड बैंक यहाँ से कर ले कुछ करेक्शन, मत कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना, मतलब सही रहेगा। आगे देखते हैं। आज ज्यादा ही कंटेंट हो गया, लग तो रहा ज्यादा कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, है ना? देखिए, कुछ पॉइंट हम पहले बात करते हैं। 2 टर्म यहाँ पर आया ना, एक तो हीट वेव्स, एक तो हीट वेव्स, एक यहाँ पर इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर। 2 चीज़ को पहले समझते हैं, फिर हम आगे जाते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर आप दिमाग से निकल जाएगा। हीट वेव्स क्या होता है? अभी तो हीट वेव्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ठंड का टाइम है, और ठंड के टाइम में हीट वेव्स फ्लो तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी यहाँ ठंडा है, तो कहीं और गर्मी होगी। तो इस लिहाज में अगर हम बोले, तो हीट वेव्स क्या होते हैं, इसको समझिए। अगर हम बात करें जो हिली एरिया, यानी पहाड़ी एरिया के लिए, पहाड़ी एरिया के लिए, वहां के लिए जो टेम्परेचर होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक सामान्य जो टेम्परेचर होती है, उससे अगर सपोज कीजिए वो 30 डिग्री है, ठीक है? और 30 डिग्री से अगर प्लस हो जाए, पहाड़ी इलाका में 30 डिग्री से प्लस हो जाए, तो ये आपका हीट वेव्स यहाँ होगा। अब पूछेंगे सर ये क्या 1 सेकंड के लिए हो जाए तो भी चलेगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर कम से कम होना पड़ेगा इसको 2 दिन के लिए। अगर 2 दिन से ज़्यादा हो, 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा, तो इसको इक्वल कर दे रहे हैं, ऐसे कुछ कर दे रहे हैं। ये माइनस में इक्वल समझना, ठीक है? 2 दिन से प्लस, यानी कि 1 दिन चलेगा, हाँ 1 दिन चलेगा, 2 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद में जो आपका प्लेन एरिया, यानी कि आप बोल सकते हैं जो मैदानी इलाका है, जो मैदानी इलाका है, इसके लिए 40 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ भी कितना कंडीशन? सेम कंडीशन यहाँ पे, कि 2 दिन, यहाँ भी 2 दिन प्लस। तो दोनों जगह का डिफरेंस अलग-अलग है। आप अगर डिफाइन करेंगे, तो शॉर्ट में इसको लेकर डिफाइन कर सकते हैं। पहाड़ी मैदानी को लेकर कुछ डेटा आपने तो लिखा, है ना? क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हीट वेव से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए मेंस में, अब भी पूछेंगे, क्योंकि हीट वेव्स का इशू रहता ही रहता है। और कहीं न कहीं अभी जैसे ही टाइम आपका बीत रहा है, तो हीट वेव्स का जो खासकर एक इशू है, ये बढ़ता ही जा रहा है। आप देखे होंगे अ, जून या जुलाई के टाइम में यूरोप जैसे कंट्री में, वहाँ पर
जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री पहुंच गया था जून जुलाई के टाइम में यूरोपोलर रीजन में, क्योंकि वो आपका बोल सकते हैं मतलब ठंडा एक प्रदेश है, लेकिन फिर भी वहां पर टेम्परेचर इतना जाना वहां के लोगों के लिए, वहां उस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान मतलब वहाँ हीट वेव्स नहीं है, लेकिन वहां पर जैसे अलास्का वाला जो रीजन है, खासकर यूएसए का जो आपका ये आपका पार्ट हो गया ईस्टर्न पार्ट शायद, सॉरी वेस्टर्न पार्ट, तो वहां पर भी आपके हीट वेव्स आता है ना, बेसिकली वहीं पर आता ही है ना, ठिकाना उसका वहीं पर है। और इसके जस्ट ऑपोजिट जब भी हीट वेव्स वहां आता है तो पाकिस्तान में फ्लड आता है, पाकिस्तान जैसे इलाके में फ्लड आते हैं। तो इस साल वही देखा गया कि वहां पर जब हीट वेव्स आया तो पाकिस्तान में फ्लड्स आए, बाढ़ आए। और पाकिस्तान का जो बाढ़ है ना, आपने सुना भी होगा न्यूज में, ठीक है। तो ये आपका हो गया हीट वेव्स के बारे में। एक पॉइंट यहाँ पर भारत का शीतलन क्षेत्र यानी कि इंडिया कूलिंग सेक्टर। क्या है इंडिया कूलिंग सेक्टर? जब भी गर्मी इंडिया में बढ़ती है ना, तो गर्मी बढ़ने के टाइम में यहाँ पर खासकर फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, एसी हो गया, इसकी जो सेलिंग है वो बढ़ जाती है ना। करीब इवन कि एक लोअर मिडिल क्लास के लोग भी एसी खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो उन्हें मालूम है कि, और खासकर दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पूरा एक जिसकी बोल सकते हैं डेंसिटी बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, तो वहाँ ऐसे इलाके में अप्रोक्स आप देख रहे हैं कि हर घर में कहीं ना कहीं एसी आपको मिल जाएगा, है ना। अप्रोक्स छोटी मोटी कुछ ना कुछ लगा ही लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ देखने मिलता है। ये क्या हो रहा है इनकी, ये जो आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इसको जो भी जो सेल्समैन है जो इसको बेच रहा है, यानी कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है ना, कूलिंग इंडस्ट्री इसको हम बोल रहे हैं, ये इसी को बोला गया इंडिया कूलिंग सेक्टर। यानी कि वो मार्केट जो डील कर रही है किससे, रेफ्रिजरेटर से, एसी जिसे बोल सकते हैं टूल्स से, इक्विपमेंट नहीं बोलेंगे, बोल सकते कि अ, मतलब गुड्स से, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं इंडिया कूलिंग सेक्टर। तो दोनों के बारे में यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने कुछ कुछ थोड़ी सी टिप्पणी की है। क्या क्या इन्होंने बोला है इसको देखते हैं। पहले तो ये बोला गया कुछ थोड़ा सा भूमिका बांधने के लिए कि 2030 के बाद ना एक हीट वेव्स की एक बड़ी गजब की एक लहर चलने वाली है। हीट वेव्स जो हम पीछे बात कर चुके हैं 30 डिग्री, तो 30 के बाद से ये जो मामला है ना और भी बढ़ जाएगा, पीक में हो जाएगा। तो 30 के बाद से लीथल हीट वेव्स ऑनवर्ड्स 2030 एंड 2030 के बाद में हीट वेव्स जो है ना, जो गर्म लहरें होती है वो बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा। और उसमें ये भी बोला गया कि इसमें इम्पैक्ट, इसमें जो प्रभाव होंगे खासकर, तो प्रभाव कौन से लोग होंगे, तो इसमें खासकर जॉब्स में कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मी जब ज्यादा बढ़ेगी तो लोग काम नहीं कर पाते हैं, लोगों की जो एफिशिएंसी काम करनी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये बोला गया 34 मिलियन, कितना होता है 34 मिलियन, मतलब 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, तो 3.4 करोड़ हो गया ना अप्रोक्स, बोल देना भाई। तो 34 मिलियन जो लोग हैं ना, ये यहाँ से नौकरी का नुकसान, जॉब्स वो लूज कर चुके होंगे। ये कब की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर 2037 का, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ये सुन लिखे नहीं, ऐसे हम बोल दिए। तो 34 मिलियन ये आपको नुकसान होने वाला है। आप अगर ये दिमाग में चल रहा होगा कि, क्योंकि बहुत लोग पूछे सर मेल आईडी बताइए, मेल आईडी बताइए, और किसी के पास मेरा मेल आईडी है भी पहले से, आप इसको भी नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप हाँ उसको ले सकते हैं, लेकिन उस मेल आईडी में आप अगर डाउट पूछते हैं तो मेरे ख्याल से वो देखते ही नहीं हम उसमें। तो उससे अच्छा है कि आप डाउट्स पूछिए हमसे लाइव क्लास में, 5 बजे हम लाइव मिलते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, तो वहाँ भी हम अपने डाउट्स को सॉल्व करते हैं, है ना। तो 34 मिलियन जो है ना, ये आपके जॉब का लॉस होगा। इंडिया की हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की तो छोड़ दीजिए, पूरे मतलब इंडिया की हम बात कर रहे हैं ओनली। 34 मिलियन किससे, ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके काम करने की जो कैपेसिटी वो कम होती है। अब गर्मी में कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, ना काम करने की इच्छा होती है ना खाने की इच्छा होती है। तो ये आपका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस यहाँ पर जब ये बोला जा रहा है कि जब ये सब कुछ चलेगा ना 30 के आसपास में, तो यहाँ पर जो कूलिंग की जो डिमांड है, यहाँ पर अभी जितना डिमांड हो रहा है, इससे 8 गुना जो है ना, ये आपको 2030 में देखा जाएगा। 8 गुना डिमांड, यानी कि गर्मी के टाइम में, आज के टाइम में जो लोग कूलर और फ्रीज रेफ्रिजरेटर जो डिमांड कर रहे हैं, ये 8 गुना बढ़ने वाला है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये आप इसको 3 पॉइंट को यहाँ यूज कर सकते हैं, 3 पॉइंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा है। तो ऐसे वर्ल्ड बैंक जैसे संस्था का जो कुछ एग्जाम्पल, कुछ पॉइंट किया, कुछ नोटिस किया, कुछ बात है ना, इसको आप एक मेंस में लिख सकते हैं। कहाँ पर जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसके प्रभाव देखने मिलेंगे, तो अपना अपने साइड से पॉइंट मत रखिए, आप वर्ल्ड बैंक को साइड रखिए, कि वर्ल्ड बैंक की तरफ, विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक की तरफ से कुछ बोला गया है,
कि ये कुछ हमें प्रभाव या कुछ इम्पैक्ट, कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आप भी बच गए, जो भी मतलब ठिकड़ा फोड़ने को आप वर्ल्ड बैंक में फोड़ दिए, यही करना पड़ता है उसमें, ठीक है। अब कुछ जो संस्था है उसका नाम देके कुछ कोट करके आप लिखते हैं तो आपका मतलब आंसर है वो भी अच्छा होता है। 2040 तक में यहाँ ये बोला जा रहा है कि 1.6 ट्रिलियन, देखिए ये जो इंडस्ट्री है खासकर कूलिंग इंडस्ट्री, कूलिंग जो सेक्टर है, जो लोग खासकर रेफ्रिजरेटर एसी जो बेचते हैं, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, जो पूरी मार्केट है, इसकी जो वैल्यू है 2040 में 1.6 ट्रिलियन। 1.6 ट्रिलियन बहुत बड़ी होती है। पहले तो मिलियन पहुंचना बहुत बड़ी होता है, मिलियन से बिलियन फिर ट्रिलियन। तो ये यहाँ तक इंडिया की, भारत की कूलिंग सेक्टर है, इसकी वैल्यू होने वाली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक बार इस पोस्टर में मुझे चलिए, आई होप कि अभी कंटिन्यू होना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर 2040 तक में इसकी जो मार्केटिंग वैल्यू है कूलिंग इंडस्ट्री की, ये आपका 1.6 ट्रिलियन जो इसकी वैल्यू है रुपये डॉलर, ये होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर कुछ सुझाव भी दिया, कौन? वर्ल्ड बैंक नहीं दिया है। वर्ल्ड बैंक जो है ना, ये बुराई भी करता है और अपनी साइड से कुछ ना कुछ सुझाव भी देता है। तो बुराई पहले वो किया, बुराई नहीं किया, वो एक तस्वीर दिखाया कि ये तस्वीर आपके सामने आने वाली है 2030 तक और 40 तक में। लेकिन कुछ इसके बाद में ना कुछ सजेशन दिए गए, और वो सजेशन क्या है, आई होप कि यहाँ बहुत सारा कंटेंट हो गया, हम यहाँ लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं ताकि आपको मालूम चले कि आपका सेपरेट है, ये अलग हो गया, यहाँ से लेकर आपका जहाँ कोमा है, ठीक है, ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक कोमा है, ठीक, ये आपके यहाँ से यहाँ तक हो गया। एक कोल्ड चेन वितरण नेटवर्क में अंतराल को लेकर गया, ठीक है, ठीक करना। इसका फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसको समझते हैं। देखिए पहले यहाँ पर है नए निवेश। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि 3 सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करने की नीड होगी, सुझाव के लिए कहा। तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि पहले कूलिंग सेक्टर के लिए, कूलिंग सेक्टर के लिए, और यहाँ पे जो शॉर्ट में लिखा गया इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 2019। 2019 में इंडिया ने लॉन्च किया था ICAP, इंडियाज कूलिंग एक्शन प्लान। तो इसमें ना, उसमें यही बात बोला गया कि खासकर जो कूलिंग सेक्टर है, जहाँ पर जो मतलब एसीज और रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट निवेश वो करनी नीड होगी, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो इसकी प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए इसके लिए। इसके बाद बोला गया कि ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी खाना है, जो फूड्स, उसको आप स्टोर कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में। तो उसके लिए एक ऑप्शन, एक ऑल्टरनेटिव, एक दूसरा एक बोल सकते हैं कि ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं। तो जैसे वाटर के लिए आप जो मिट्टी घड़ी, जो जो मटका होता है, वो एक ऑप्शन बताया गया इसमें। फिर आप जैसे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आप थोड़ा सा कुछ बदलाव करें, यानी ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग जब बोलते हैं, यानी ग्रीन मतलब ग्रीन पूरा ग्रीन नहीं हम बात करें। ग्रीन का मतलब ये हो गया कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कीजिए, डिजाइन बनाइए कि जो सन की जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। रिफ्लेक्ट यानी कि आपका जो बॉन्ड, आपका जो बाहर का जो पेंट है वो आपका व्हाइट होना चाहिए, आप दिखावे ना रहे। और अंदर का जो बनावट है,
कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कंक्रीट, सीमेंट सब कुछ इस तरह यूज़ हो, ताकि हीट जो है ना, सनलाइट की हीट वो कैप्चर कम हो, कम उसका एब्जॉर्प्शन हो, है ना? ये हो गया। इसके बाद कुछ एक पॉइंट और बोला गया कि अल्टरनेटिव हमें और भी यूज़ करना चाहिए। कौन सा चीज़? कि हमें जितना प्लांटेशन, जितना भी पेड़-पौधे को हम लोग अगर इसकी प्लांटेशन करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो कुछ-कुछ ये पॉइंट बोला गया, इसी में कुछ पॉइंट नई निवेश, और यही नई निवेश यही है। प्लांटेशन में थोड़ा निवेश करना, कूलिंग्स जो रेफ्रिजरेटर यहाँ पर निवेश करना, अल्टरनेटिव को ढूँढना, यहाँ पर बात की जा रही है। जलवायु उत्तरदायी शीतल तकनीक, ये क्या होता है? देखिए, यानी कि इसको बोलते क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव कूलिंग टेक्निक्स। ये ना, इसको आप एग्जाम में कभी यूज कर सकते हैं, और यूज करना ही है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। इसमें होता क्या, अब वही चीजें, बिल्डिंग्स जब बनाते हैं आप, तो बिल्डिंग्स में ये ध्यान रखते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है, सन की लाइट है, वो डायरेक्टली हीट ना करे। इंटरनल जो घर के इनसाइड में आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, कूल्ड ही रहे, और इस तरीके से एक डिजाइन या बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल अपने साइड से हम रखती है, ठीक है, और हमें लगा ये लिंक हो सकता है। सरकार भी क्या कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में घर बना रही है। तो सरकार को भी, और जो प्राइवेट जो सेक्टर है, खासकर जो रियल एस्टेट वाले, जो बिल्डिंग, जो बिल्डर्स बोलते हैं शॉर्ट में, तो बिल्डर्स को भी और सरकार को भी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में घर बना रहे हैं, भले ही 2 कमरे का घर बन रहा है, तो यहाँ पर भी सरकार को भी और बिल्डर्स को भी साथ में, जो भी ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको लेकर ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ मूव करना चाहिए, यानी उस तरह कदम बढ़ना चाहिए, ताकि हर एक घर में कुछ इस तरीके से डिजाइन हो कि ज्यादा टेम्परेचर इनसाइड ना हो। एक हम लोग जैसे गांव के साइड में आप लोग देखते हो कि एल्वेस्टर बोलते हैं, जो कि आप ऊपर में, जैसे ऊपर में अगर ढलाई ना हो, तो एल्वेस्टर यूज कर लेते हैं। तो एल्वेस्टर में भी, उसमें क्या होता है, गर्मी के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। तो ऐसे ऑप्शंस को हटा के आवास योजना के तहत में, जो बोलते हैं छत, हाँ छत होनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस की जा रही है। लेकिन इसके साथ फोकस और भी हो जाए थोड़ा सा, कि आप यहाँ पर जो सन की जो लाइट बढ़ रही है, क्योंकि ये तो ठीक है, ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि हम लोग जो हीट, जो टेम्परेचर है, इसको हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी 1.5 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तक हमें लाना है 2030 तक में, है ना? टारगेट भी हमारा ये है। तो ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो शॉर्ट टर्म के लिए हम ये कर सकते हैं कि हर एक जो घर की जो बनावट है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो हमें डिजाइन प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर है एक जिला शीतलन के लिए नीति। क्या इसका मतलब? पॉलिसी फॉर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग। देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, या जो लोग दिल्ली से में है अभी, ठीक है, चाहे रेंट में हो चाहे पढ़ने के लिए आए हो, उनके लिए बताना चाहते हैं कि दिल्ली में क्या होता है ना, कि अगर आप यहाँ पर जो दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी है, अगर आप सप्लाई, अगर आप तक पहुँचता है, तो आप देखते हो जब मोटर स्टार्ट होता है ना, तो कहीं न कहीं पानी ठंडा निकलता है। गर्मी के टाइम में भी वो पानी ठंडा निकलता है, और ठंड के टाइम में तो ठंडा निकलता ही है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन गर्मी के टाइम में भी वो पानी ठंडा आता है। यानी कि वो आइसोलेट किया हुआ है, वो जब, क्योंकि वो पाइप में है, ठीक है, पाइप के ज़रिए आपके घर तक पहुँचता है, जब मोटर स्टार्ट होता है तो। तो ये ठंड कैसे है? पूरा आइसोलेट होता है, वो ठंडी है, चिल्ड वाटर होता है, और चिल्ड वाटर करने का, देखिए ये एक एग्जांपल है, इस पॉलिसी फॉर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्टेप्स ये उठा रहे हैं कि वाटर, सेफ वाटर, और जो ड्रिंकेबल वाटर है, ड्रिंक वाटर जो बोलते हैं, पीने योग्य पानी जो होते हैं, इसको लेकर चिल्ड वाटर, चिल्ड मतलब ठंडा बोल सकते हैं, और चिल्ड वाटर करना, प्रोसेसिंग करके इसको फिल्टर करके प्योर करना, प्लस जो भी आपका वाटर इम्प्यूरिफाई है, उसको प्यूरिफाई करना, ये काम यहाँ किया जाता है। यानी कि आपका जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है? तो पॉलिसी फॉर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग का मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिला स्तर पर बोल सकते हैं, ये स्टेप लिए जा रहे हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में है कि कहाँ गया? यस, कोल्ड चेन वितरण नेटवर्क में में अंतराल को ठीक करना, यानी कि फिक्सिंग गैप्स इन कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। क्या इसका मतलब हुआ? देखिए, जो भी गैप होता है, खासकर किसमें, देखिए, एक तो गैप हो रहा है उसमें कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोल्ड चेन का एक बेसिक मीनिंग क्या होता है? इस एक इमेज आई होप कि इसका यूज किए होंगे, नहीं है? चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। कोल्ड चेन क्या होता है, इसको समझिए। जैसे वैक्सीन अगर डेवलप जो हुआ, वैक्सीन से इंडिया बना, कोविशील्ड बन गया, कोवैक्सीन बन गया। आपको मालूम है कि इसको स्टोर करने के लिए एक लो टेम्परेचर चाहिए, बहुत एक कम टेम्परेचर में इसे रखा जाता है। अब इसे बनाने में, अब बनाने जहाँ ये बना होगा, तो पहली बात तो ये कि जहाँ बनने के टाइम में, वहाँ पर जो टेम्परेचर को रिक्वायरमेंट चाहिए बनने में, यानी कि बनने में और रखने में, वो सेम चाहिए।
तो बनाने में जहाँ पर ये बन रहा होगा सेम टेम्परेचर लो टेम्परेचर चाहिए। इसके बाद ये बॉक्स जो ड्रॉप में आया फिर एक शीशी की बोतल में, ठीक है? तो उसमें स्टोर करके फिर इसे ठंडे में रखना। फिर ये आपका कोल्ड हो गया, मतलब ठंड में हम लोग इसको रख रहे हैं, कोल्ड में रख रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्ट करने के टाइम में जिस जिस व्हीकल से, जिस गाड़ी से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी एक कोल्ड जो बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है ये यहाँ से गुज़ारना पड़ेगा। यानी कि उसी में ठंड जो है ना स्टोरेज में रखना पड़ेगा, ठंड वाले स्टोर पे। इसके बाद फिर जहाँ से सप्लाई हो रही है, जहाँ पर ये हमें वैक्सीन दी जा रही है, वहाँ पर भी आप देखे होंगे कि डब्बे में रखा जाता है ना? उस डब्बे में, ठंड वाले डब्बे पे। तो ये पूरा जो है ना कोल्ड चेन, इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ गैप है। कौन-सी गैप है? कि कहीं न कहीं बीच में ये भी रिपोर्ट्स के ज़रिए ये भी बोला गया कि बहुत सारी ऐसी जो ड्रग्स, जो मेडिसिन, जो वैक्सीन होते हैं ना, इसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए। आप देखे होंगे हर एक मेडिसिन, जो भी बहुत सारी मेडिसिन, जो लिखा होता है कि इसे कृपया ठंडे जगह पर रखें। गर्म जगह कहीं शूट नहीं करता है, गर्म जगह में वो चीज़ें खराब हो जाती है। तो वैक्सीन में साफ-साफ ये लिखा हुआ है कि इसमें 0 डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर रखना ही चाहिए। अधिक से अधिक इसका एक रेंज है कि 1 से 2 तक रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 कम से कम चाहिए, इसको सेफ रखने के लिए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसे ट्रांसपोर्ट, मतलब बनने से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इसे हमारे तक पहुँचने तक में, कंज्यूमर तक पहुँचने तक में, ये कहीं न कहीं कुछ गैप हो जाती है। कोल्ड चेन क्या हुआ? कोल्ड चेन का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट्स को बनने में जिसकी जितना टेम्परेचर, लो टेम्परेचर चाहिए, उसको उतना डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, गंतव्य तक पहुँचने में, उतना ही टेम्परेचर को बना के रखना, ये एक चैलेंजिंग है, ये एक चुनौती भरा काम है। तो इसके ऊपर इसमें गैप होता है। वही गैप की यहाँ बात की जा रही है कि इसमें कोल्ड चेन वितरण नेटवर्क में अंतराल को ठीक करना, ये सुझाव है। क्योंकि एक समस्या है, ये एक समस्या है, तो इस समस्या को सही करने के लिए इस अंतराल को कम करना, ठीक करना, ये आपका हो गया एक समस्या को सही करना। तो एक पॉइंट इसको आप जो समस्या बोले ना, यहाँ पर नहीं बोले ना, तो जहाँ बोले अच्छा इसमें नहीं बात की है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें कुछ-कुछ समस्या भी है। जब ये सुझाव बोलते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में आता होगा कि ये एक समस्या हो सकती है, एक सुझाव इसका ये है, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग फुटप्रिंट को कम करना। देखिए, अब बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, जब भी हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर के खासकर पीछे वाला जो बैक साइड है ना, वो आपको लगता होगा कि ये खाली जगह है, वहाँ धुआँ निकल रहा है, वो गर्मी निकल रहा है। वो गर्मी नहीं निकल रहा है, उसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और ये मतलब एक टॉक्सिक केमिकल्स है। ये ऐसा गैस है जो कि कहीं न कहीं अगर आप 24 आवर्स इस गैस के सामने रहेंगे ना, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो आपका जो घर होगा कहीं न कहीं हल्का फुट विंडो ओपन होता होगा, तो इतना इम्पैक्ट होता है, लेकिन एक स्लो पॉइज़न की तरह है। आप डर मत जाना कि आपके यहाँ रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर मेरे यहाँ भी है। लेकिन आपको रेफ्रिजरेटर ऐसी जगह रखना चाहिए जो कि पीछे बैक साइड जो है ना, वो बैक साइड पूरा पैक ना हो, बैक साइड पीछे कम से कुछ स्पेस हो, है ना? ताकि ये जो गैस है ना HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक तो इसका छोटा भाई है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपका फ्रिज से निकलता है। तो ये लेकिन बड़ा भाई आपका ये है। तो इसको कह सकते हैं कि इसके फुटप्रिंट को कम करना, और कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं वैसे। ग्लोबल वार्मिंग आपका कहीं न कहीं इसी से लिंक है। सब लोग अपने-अपने जगह पे एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड जो आपका कमिटमेंट है वो पूरा कर रहे हैं। इंडिया ने अपने पंचामृत मैगज़ीन की क्लास क्या कीजिए। पंचामृत पंचामृत के ज़रिए कहीं न कहीं इंडिया भी जो खासकर ग्लासगो में जो हुआ था COP26, इसके ज़रिए नेट ज़ीरो एमिशन को 2070 तक टारगेट रखा है। कुछ हम ये पॉइंट बात किए थे। तो ये आपका हो गया इसके रिगार्डिंग, ठीक है? चलिए एक आर्टिकल और हम बात कर लेंगे क्योंकि है टाइम अभी। भारत में बढ़ते साइबर हमले। देखिए, साइबर अटैक जो होता है ना, ये कहीं न कहीं आपका कह सकते हैं कि जितना हम लोग टेक्नोलॉजी को, तकनीकी को जितना हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जितना यूज़ कर रहे हैं, जितना हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जितना हम लोग साइंस एंड टेक को यूज़ कर रहे हैं, तो साइबर अटैक का भी खतरा कहीं न कहीं उतना ही बढ़ता है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि इंटरनेट की जो सुविधा है, हर जगह पहुँचा है ना? हर जगह पहुँचा है, गाँव-गाँव तक पहुँचा है। आज गाँव-गाँव में भी आप देखेंगे कि लोग और बहुत सारी अभी जो आप क्लास कर रहे हैं, कोई कहीं और से होगा, कोई दूसरे स्टेट, कोई कहीं बिल्कुल एक रूरल मतलब जो एरिया है, वहाँ से बिलॉन्ग करता होगा। फिर भी ये क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं। यूट्यूब है, और यूट्यूब है, उसके बाद फिर इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास में है। मोबाइल की डेली जो 1.5 से 2 जीबी का जो डेटा है, ये आपके पास में है, और इसको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं क्लास में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुछ लोग क्लास में आते हैं, लेकिन क्लास में मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप क्लास में आके भी अगर डिस्कस कर रहे हैं ना, और क्लास क्योंकि ये डिस्कस कहीं और भी कर सकते हैं और क्लास की कोई देख रहा है, एक बहुत बड़ी बात है कि आप क्लास में ऊपर फोकस कर रहे हैं, और यूपीएससी जो ड्रीम है ना, आपके दिमाग में है, लेकिन आपको और भी करने की नीड है। तो यहाँ पर क्या है, मुद्दा क्या है कि हाल ही में क्या हुआ कि देश के प्रमुख चिकित्सक संस्थान, जिसको आप
इंग्लिश में या शॉर्ट में एम्स बोलते हैं ना, एम्स बोलते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, नई दिल्ली वाले, ठीक है। एक बड़े साइबर हमले से पंगु हो गया ना, एक बड़े साइबर हमले की एक जो अटैक वो देखा गया एम्स के, एम्स में खासकर, एम्स में बहुत सारा डेटा होता है। एम्स जो है ना, आप इसको देखेंगे कि इसके हॉस्पिटल्स भी है। एम्स एक जो नई दिल्ली के है, बहुत बड़ा भी है। आई होप कि आपने अगर गए होंगे तो वहाँ पर ये बड़ा तो है ही, ठीक है। वो एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज भी है बोल सकते हैं, जहाँ पढ़ाई भी होती है और वहीं ट्रेनिंग भी होती है। वो एक बोल सकते हैं हॉस्पिटल्स भी है, जहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर साइबर अटैक होना, ये मतलब सोचिए कि बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा होता है, गवर्नमेंट का डेटा होता है। इवन कि जो भी बड़े-बड़े नेता होते हैं ना, बड़े-बड़े कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, यहीं पर जाते हैं अपने इलाज के लिए। तो यहाँ पर अगर साइबर अटैक जैसी चीज़ें सामने आ रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पर पूरा जो मुद्दा है ना, पूरा कहाँ पर इवॉल्व हो रहा है? साइबर अटैक में। तो कहाँ से टॉपिक बिलॉन्ग होगा? तो पेपर 3। पेपर 3 का साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक का ये पार्ट हो गया। आगे हम बात करेंगे इसमें कि साइबर अटैक को लेकर क्या चीज़ें आपके दिमाग में चल रहा है। साइबर अटैक जब भी एक सवाल आता है ना, तो आपके दिमाग में पहुंचना चाहिए कि ये एक, जो है शॉर्ट में इसको डिफाइन करेंगे, एक अनऑथराइज्ड एक्सेस है। किसका? तो आपके कंप्यूटर सिस्टम का। आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में अगर अनऑथराइज्ड यानी कि अनधिकृत जो पहुंच है, या बोल सकते हैं कि एंट्री बोल सकते हो, अगर वो हो रही है, तो ये आपका एक साइबर अटैक है। क्योंकि आप तभी किसी को अलाउ करते हैं जब आप एग्री होते हैं। ये बिना आपके एग्री हुए ये आप अलाउ किसी को, मतलब ये अलाउ हो गया, तो ये आपका हो गया एक साइबर अटैक की तरह। यहाँ पे एक टर्म ना, साइबर अटैक से अभी एक नया टर्म निकल के गया है, साइबर टेररिज्म, यानी कि साइबर आतंकवाद का नाम। क्या इसका मीनिंग हुआ? मीनिंग ये हुआ कि जब भी साइबर अटैक, अगर आतंकवाद जो संगठन, आतंकवादी जो संगठन है, इसके तरफ से की जा रही है, या तो इसकी तरफ से अगर जो भी हमारी खुफिया एजेंसी है इसके ऊपर की जा रही है, जो हमारे आर्मी है, जो सेना है, इसके ऊपर की जा रही है, या आर्मी के, आपको मालूम है कि आर्मी जो लोग होते हैं, अ, तो वो लोग थोड़ा अवेयर नहीं होते खासकर साइबर अटैक को लेकर, है ना। तो टारगेट भी बनते हैं। आपको मालूम है कि हनी ट्रैप का भी इशू आता है। हनी ट्रैप में क्या होता है कि पाकिस्तान के कुछ गर्ल्स होते हैं, ठीक है, वो लोग अपनी चुपड़ी चुपड़ी बात करके यहाँ की आर्मी को मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे भी खबर सुनते होंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये साइबर आतंकवाद जो है ना, इसी का एक एग्जाम्पल है। तो साइबर आतंकवाद इस टाइम में एक बहुत बड़ा एक इशू भी है। तो ये इसी से आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ को लेकर ये भी देखा गया कि हम लोग खासकर सचेत होते हैं किसको लेकर, आतंकवाद को लेकर। जलवायु परिवर्तन हो गया, जो भी डिफेंस रक्षा के जो इम्पोर्टेंट खासकर सीक्रेट डेटा होते हैं उसको स्टोर करने के लिए। लेकिन हेल्थ को लेकर, क्योंकि एम्स में क्या मिलेगा, एम्स में उसको मिलेगा, हेल्थ के रिगार्डिंग डेटा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग इलाज कराएंगे, मरीज आएंगे जाएंगे, वही ना। तो वहाँ का जो डेटा है, कोई अगर साइबर अटैक के जरिए उसको चुराता भी है ना, तो उसको क्या मिलेगा कि इंडिया में स्वास्थ्य को लेकर कौन सा डेटा है। तो सरकार भी यहाँ पर शॉक में कि कौन ऐसा, मतलब पागल पागल तो नहीं होगा, कुछ सोच समझ कर अटैक किया होगा कि इंडिया में एम्स जैसे जगह में, दिल्ली के एम्स में यहाँ पर साइबर अटैक किया गया। एक ये बहुत बड़ी कंसर्न है, क्योंकि खासकर जो सामाजिक इशू होता है ना, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, यहाँ पर अटैक नहीं होता है। आपने देखा वो चाइना के का अटैक होता है कहाँ पर, मुंबई के जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर 1 घंटे के लिए बिजली गुल कर देता है ऑनलाइन तरीके से, साइबर अटैक वो भी है था। ये चीज़ें आपने सुनी होगी, लेकिन हेल्थ के फील्ड में, एम्स में अटैक होना, ये मतलब छोटी-मोटी ही होंगी, जो जिसको लगता हो कि स यहाँ से कुछ हमें एक डेटा मिल जाएगा। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी आगे एग्ज़ाम्पल क्या क्या इम्पोर्टेंट है। प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता, इसके पीछे एक कारण हम बात करें कि अगर हमारे भारत में इवन कि और भी दूसरे-दूसरे कंट्री पे जहाँ पे साइबर अटैक होते हैं, तो उसमें से सबसे एक बड़ी समस्या जो है ना, वो निकल के आ रही है कि आज के टाइम में सब लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम में जो तकनीकी है, जो प्रौद्योगिकी है, ये और भी बढ़ रहा है। इसका जो एक्सपेंशन है, बोल सकते हैं कि हर तरीके से हो रहा है। गाँव तक मोबाइल की जो कनेक्टिविटी पहुँच चुकी है। गाँव के लोग भी आज के टाइम में बहुत रूरल एरियाज़, वहाँ भी आज के टाइम में जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। तो जो प्रौद्योगिकी है, इसकी बढ़ती निर्भरता, इसका एक्सपेंशन, इसके ऊपर डिपेंडेंसी, अ, एग्ज़ाम्पल एक ले सकते हैं। अगर आप कभी पूरे दिन भर में, दिन हम बोलते हैं ना 12 घंटे बोलते हैं ना, तो मतलब पूरे डेज़ टाइम, तो अगर उसमें अगर आप मोबाइल के बिना अगर आप 6 घंटे रहते हैं, 50% कर दीजिए, मतलब 12 घंटे सुबह से लेकर सुबह 7 से या 8 से लेकर रात के 8 बजे तक। 6 घंटे के लिए मोबाइल को साइड रखते हैं, 6 घंटे।
तो सोचिए कि आप एडिक्ट नहीं हैं 6 घंटे के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 6 घंटे लगातार हो, 6 घंटे पे गैप करके भी हो सकता है। और अगर आपको ये लगता है कि हर 1 घंटे में हर 1 घंटे में आप कम से कम 5 से 6 बार मोबाइल को देख रहे हैं और अगर नहीं देखते हैं, तो घबराहट सी होती है। एडिक्शन आप वो मान के चलिए एडिक्शन है। एग्ज़ाम्पल बताते हैं, हम है कि नहीं है, ठीक है? ये कुछ दिन पहले मोबाइल मेरे घर में छूट गया, कुछ दिन पहले। अपने जो बाइक है उससे हम जब आए तो मालूम चला कि यहाँ आने के बाद में क्योंकि हमें यहाँ पर जो पीडीएफ सेंड करना पड़ता है, तो मालूम चला हमें मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो फिर किसी तरीके से मैनेज किया गया। लेकिन अगर ये हो रहा है कहीं इस तरह का, मोबाइल भूल रहे हैं, बाकी चीज़ छोड़ मोबाइल भूल रहे हैं, तो समझिए कि आपका ध्यान पढ़ाई में है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पर है अस ये असममित और गुप्त युद्ध। क्या इसका एक वर्ड हो, यानी कि असिमेट्रिक और कॉवर्ट वॉरफेयर। ये ना आप देखे होंगे कि चाइना का एग्जाम्पल जो जस्ट लेना, ये आप ये भी यहाँ से पता कर सकते हैं। और एक ना खास के इंटरनेट की दुनिया में एक एक वॉरफेयर मतलब छिड़ चुका है। इज़राइल का जो पेगासस जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसके एग्जाम्पल लें या फिर चाइना का जो आप बोल सकते हैं जो साइबर टेक है। इसमें जो एग्जाम्पल है ना, ये कहीं ये दिखाता है कि इंटरनेट की दुनिया में या टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक वॉरफेयर, एक युद्ध गुप्त युद्ध बोल सकते हैं, गुप्त युद्ध ये एक छिड़ गया है। और सबको मालूम है, पाकिस्तान को मालूम है कि इंडिया से वॉर में तो युद्ध जीत नहीं सकता, लेकिन इसके लिए वो एक नई तकनीकी अपनाता है, आतंकवाद। और दूसरा जो अभी इस टाइम में निकल के आ रहा है, वो किस चीज़ की बात करें, हम लोग बात करें यहाँ पर खासकर जो इंटरनेट वॉरफेयर की बात करें, ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण सूचना और अवसंरचना, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आप यहाँ लिखा लिखा होगा पॉइंट हेल्थ को लेकर हम लोग खासकर इसे हम लोग क्रिटिकल यानी कि महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि जो महत्वपूर्ण सूचना जो अवसंरचना है, इसमें डिफेंस जो रक्षा का यही एक सूचना होगा, यही महत्वपूर्ण हमारे लिए। जो भी सरकार की जो चीज़ें हैं, जो प्लानिंग है, जो भी चीज़ें हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हेल्थ को लेकर हम लोग क्रिटिकल इसको नहीं मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या प्लस एक कारण भी है, जो कि कहीं यहाँ से निकल के आता है। इसके बाद यहाँ पे स्किल सेट की कमी हमें देखी जाती है। जो भी डिफेंस है, जो भी रक्षा है, इसको लेकर रक्षा को लेकर हमें कहीं न कहीं जो डिफेंस है, यानी कि जो हमारे पास में स्किल की हम बात करते हैं, कौशल की बात करते हैं, या स्टाफ की जो ट्रेनिंग की बात करते हैं, या उसको अवेयर की करने की बात करते हैं, ये भी इसकी कमी देखी जाती है। और ये एक सबसे बड़ी कमी है कि लोग अवेयर नहीं होते हैं। लोग जो साइबर अटैक को लेकर जानकारी नहीं होती है, किस तरीके से अटैक होता है। आप इसमें भी एक बहुत सारे वेब सीरीज़ भी चला हुआ है फिशिंग को लेकर, ठीक है? जानता डालो जो आप देखे होंगे। तो ये अवेयरनेस नहीं होना, खासकर डिफेंस के फील्ड में, ये भी एक समस्या, ये भी एक कारण है जो कि खासकर इससे अटैक हो भी रहा है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर खराब प्राथमिकता, प्रायर यानी कि पुअर प्रायोरिटीज। जो भी प्राथमिकता है, आप खुद सोचिए कि हेल्थ को प्राथमिकता नहीं देंगे कि यहाँ पर साइबर अटैक होंगे, तो यहाँ पर और अभी जैसे हो चुका है, तो प्राथमिकता देना हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज जो है, एक प्राइवेट कंपनीज वही इंपॉर्टेंस देती है कि हाँ यहाँ पर हो सकता है। लेकिन सरकार को भी खासकर हर एक जहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग जो डेटा हो, एजुकेशन के रिगार्डिंग डेटा हो, एजुकेशन में अभी तक नहीं हुआ तो एजुकेशन में भी हो सकता है। अगर हेल्थ में हुआ है, हेल्थ एक सोशल फैक्टर है, सोशल एक इश्यूज है, सामाजिक एक मुद्दा है, तो एजुकेशन भी तो है ना। तो हेल्थ में हो चुका है, एम्स में अटैक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी हो सकता है। तो इसके लिए सरकार को और भी आगे जो इसका जो एक्सपेंशन है, यानी कि हम लोग जो प्राथमिकता है, ये हमें देने की नीड है। खराब तो है ही है, ठीक है, ये तो हम कारण बताए, लेकिन हम लोग दे सकते हैं हेल्थ में भी और एजुकेशन में भी। इसमें भी और भी है, लेकिन इसको हम कल हम बात करेंगे क्योंकि आज टाइम कमी है। तो आगे की राह ये हम बात करेंगे कि आगे क्या होनी चाहिए और सरकारी पहल क्या है, क्योंकि साइबर अटैक को लेकर या साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए। तो ये जो स्लाइड है इसको हम अगले क्लास में इसको डील करेंगे, क्योंकि ये बस एक क्लास था और इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। आर्टिकल्स तो बहुत सारे थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और आपके लिए समग्र जो आपका मालूम होना चाहिए, एनसीईआरटी का समग्र, ये आप ही के लिए है। और अभी इसके लिए जो ऑफर अवेलेबल है, इसके लिए आप 2999 में इसको अवेल कर सकते हैं, IS50। और इसको ये कूपन कोड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रहा इसके फीचर्स के, तो क्लासेस लाइव और सब मिल जाते हैं, PYQ वर्कबुक क्लास में सेटिंग प्रैक्टिस से आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और रही एप्लीकेशन की बात, तो एप्लीकेशन में आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक सर्च छोड़ दिया मैंने सही, कि प्ले स्टोर में आपको जाना है,
एग्जामपुर सर्च करना है, एक इंटरफेस आपको आएगा, एग्जामपुर सेकेंडरी प्रेप इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे और अपने नाम को यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और इस तरीके से सारे जो फीचर्स एग्जामपुर आपको प्रोवाइड करता है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे वो अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस हो, चाहे आपका फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें, फ्री पीडीएफ्स, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, जॉब स्टेट्स, और कुछ डाउट्स हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कभी कभी कॉल ना लगे तो इसके लिए नीचे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो हमारी टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, सेशन कैसा लगा इसके रिगार्डिंग आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं ऑफलाइन कमेंट करके। क्लास के गुड फीडबैक बैड फीडबैक दोनों भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कौन से गाना देना है, लेकिन फीडबैक दीजिए, जैसे हम डेली बोलते हैं फीडबैक आपको देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ही थैंक यू लिखना है या फिर जो भी लिखना है नॉट थैंक यू जो भी इसे लिखना है वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि क्लास ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपके लिए ये मेरे मोटिवेशन काम करता है ताकि हम अपने आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।